वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और हम पढ़ने वाले हैं अभी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में फर्दर, जो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात हम करें या फिर इम्पैक्ट पैरामीटर, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, दूसरा उसकी लिमिटेशन। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आता है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। अब इसका मीनिंग क्या होता है तो इसको समझते हैं अच्छे से, और इसका जो फॉर्मूला होगा उसको भी हम राइट अप करने का काम करेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो जैसे यहाँ पे नेम से साउंड कर रहा है, इसका मीनिंग यही है कि भाई हम कितना पास में जा सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, एटॉमिक मॉडल। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम होता है उसमें जो सेंट्रल कोर होती है उसी को हम क्या नाम देते थे, न्यूक्लियस। तो उसमें हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था जिसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ पहले। जैसे हमने दिखा लिया कि ये अपना न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो हमने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम थी, जो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर छोड़ी गई थी जो बीम, उस बीम के अंदर क्या समझ में आ रहा था हमारे कि जैसे हमने मान लो कोई अल्फा पार्टिकल इस लाइन के ऊपर जा रहा है तो वो बिल्कुल स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहा था। दूसरा, जो अल्फा पार्टिकल इससे थोड़ा और क्लोजर लाइन के ऊपर जाता है तो वो लार्ज एंगल से डेविएट होता था। और आगे हम देखें जो सेंट्रल लाइन के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था, हमने देखा था वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वापस रिटार्ड बैक करता था। तो जहाँ से वो मुड़ गया, वापस चला गया, ठीक है ना, उसी डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वही हमने पढ़ना है। तो इसके अंदर अभी आगे जैसे मैं इसका डायग्राम और प्रोसीड करूं तो जैसी ऑब्जर्वेशन ऊपर आ रही थी, सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नीचे की तरफ आती है, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, दूसरा, अभी आप इसके अंदर इस चीज को भी अच्छे से समझ सकते हो कि ये इसका ओरिजिनल पाथ था। तो यहाँ पर जो एंगल, ये जो एंगल होता है इसको हम क्या नाम देते थे, थीटा, जिसको हमने क्या नाम दिया था कि ये कौन सा एंगल कहलाएगा, दैट इज स्कैटरिंग एंगल। इसका मतलब स्कैटरिंग एंगल का मीनिंग क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो ओरिजिनल पाथ है और स्कैटर्ड पाथ है उनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, स्कैटरिंग एंगल। जिसके ऊपर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, डेविएशन हो रहा था, उसका फॉर्मूला हम कवर कर चुके हैं, जो कि एन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था साइन की पावर 4 थीटा ओवर 2। ठीक है, तो हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहां पे मैं यदि इसको मार्क करूं तो देखिए मैंने इसको यहां पे मान लिया है कि ये जो लाइन है यहां पर और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, दैट इज आर नोट। अब रटने की चीज नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। मीनिंग यही थी कि ये बीम थी अल्फा पार्टिकल की, जिनको अलग अलग लाइंस के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है ना, तो जो सेंट्रल लाइन है यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूं कि ये क्या हो जाएगी, अपनी सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे वो सेंट्रल लाइन की ज्यादा मैटर करने वाली है। ये एरो से मैंने दिखा दिए, ये क्या थे, अपने अल्फा पार्टिकल्स। और इसी चीज से हम आगे इंपैक्ट पैरामीटर को भी समझ लेंगे। तो ये अपना न्यूक्लियस है, इसका मीनिंग मैं बता देता हूं, यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम बोल दें उसका लगभग जो मास है वो भी कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये अपना हो गया स्कैटरिंग एंगल। तो इतना सभी के समझ में आया। तो जहां पर भी आप दिक्कत फील करते हो आप फ्रीली अच्छे से आप कमेंट्स वगैरह करके बता सकते हो, हम उसको और डीपली एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं वो सेंट्रल लाइन के ऊपर, हमने देखा वो वापस से रिटार्ड बैक होते हैं। तो मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूं, इसका मतलब इस डिस्टेंस के फर्दर वो आगे नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते। तो हम इसको बोल सकते हैं ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर जाने के बाद जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। ठीक है ना, वापस अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करने का काम करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। या फिर हम लिख सकते हैं
कि ये वो पॉइंट है जहां पे सारे की सारी हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि द पॉइंट एट विच जितनी भी जो काइनेटिक एनर्जी थी, होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर हम बनाएंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम इन दोनों टर्म्स के अंदर फॉर्मूला को बनाएंगे अभी। तो देखिए मैंने बताया कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर जितनी भी जो काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अल्फा पार्टिकल वापस चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदलने का काम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को आप खोल के भी लिख सकते हो 1/2 mv², या फिर एज इट इज। तो वो मैं दोनों चीजें बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए हम इसको एज इट इज लिख के चल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। अभी हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल है इसका मीनिंग, जैसे यहाँ पे जितना भी चार्ज जो रखा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, इसको समझते हैं अभी। तो न्यूक्लियस के अराउंड ये एक रीजन हो गया अपना, जिसके फर्दर मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है नहीं जा पाएगा इस बाउंड्री के अंदर। तो ये इसका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहलाता है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो वो डिपेंड करता है भाई न्यूक्लियस किस चीज़ का है। तो इसीलिए मैं इसको दिखा लेता हूँ Z/E। अब मैंने लास्ट बताया था कि हीलियम जो अल्फा पार्टिकल कहलाता है उसके अंदर डबल 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है प्लस 2E। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ते हो कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। तो अभी ये इसके ऊपर फोर्स लगाने का काम करता है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा न्यूक्लियस का, तो उसकी वैल्यू मैं राइट कर सकता हूँ कि वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE ओवर R0, क्योंकि पोटेंशियल में फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, ये आप रिकॉल कर सकते हो। सेकंड चीज मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल मल्टीप्लाई क्या होगा, चार्ज। तो चार्ज कितना है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल पे, दैट इज 2E। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 टाइम्स E, और ये अपने एज इट इज रख दिया हमने काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हमें चाहिए था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 की वैल्यू। तो अभी R0 आपको नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इस R0 को हम लेके जाएंगे इधर और काइनेटिक एनर्जी को हम मूव कर देंगे इधर। इतना ही अपना फॉर्मूला है। तो डायग्राम से आप इसको बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई R0 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE मल्टीप्लाई 2E। तो मैं इनको सेपरेट करके ही लिख रहा हूँ अलग अलग, ठीक है ना। आप इसको आगे करके 2ZE² भी पुट कर सकते हो ओवर काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपना फाइनल डेरिवेशन इसका है, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा इसका फाइनल डेरिवेशन, कि यदि अपने से R0 की वैल्यू पूछी जाती है तो आप ऐसे इसको निकालोगे। अभी इन केस काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली नहीं दे रखी अपने पास, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की देता है, तो आप उसको पुट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 mv²। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एज जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 1/2 mv², ठीक है। तो इसको आप इसमें पुट करने के बाद ये फॉर्मूला को और आगे बढ़ा सकते हो। तो होप इतना सभी को समझ में आया होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, जिसको कि हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, और ये ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है।
तो इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर से क्या समझते हैं, इस चीज को कवर करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम एक इनिशियल होता है स्मॉल बी, यहां से हम इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर हम लास्ट स्लाइड के ऊपर वापस आते हैं। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पे सभी ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि ये जो सेंट्रल लाइन के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है ना, कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे। मैंने बताया कि ये जो सेंट्रल लाइन, और यहाँ पे मैं इसको नंबर यदि डाल दूँ कि 1 नंबर 2 नंबर, और ये सेंट्रल लाइन है ही, ठीक है, और ये इसका 1 डैश हम इसको लिख लेते हैं, इसको हम 2 डैश, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन से जो लीस्ट डेविएटेड अल्फा पार्टिकल है उसका यदि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करते हैं तो वही क्या कहलाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका मतलब लीस्ट डेविएटेड कौन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये सबसे कम एंगल से डेविएट होने का काम हो रहा था, तो इसको हमने बता दिया, ये क्या हो गया, लीस्ट डेविएटेड, ठीक है, लीस्ट डेविएटेड अल्फा पार्टिकल। इतना क्लियर है। अभी इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, बी। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसको हम क्या नाम देते हैं, बी नाम देते हैं। इसको हम किससे दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल बी से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन को राइट करेंगे तो सभी इसको बिल्कुल इजी लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किनके बीच का, तो दैट इज लीस्ट डेविएटेड अल्फा पार्टिकल, और जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है सेंट्रल लाइन। अब दूसरा हमारे साथ के साथ क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि ठीक है, आपने ये बता दिया लीस्ट डेविएटेड से सेंट्रल डेविएटेड का मतलब होता है सेंट्रल लाइन के ऊपर हाईली डेविएटेड अल्फा पार्टिकल है, तो ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर, ये भी फिर क्या कहलाएगी, तो इसका मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा हाई एंगल से डेविएट होता है बट ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या कहलाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब देखिए दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वही इसका सिग्निफिकेंस हमें बताने का काम करेगा। तो यदि मैं यहाँ पे देखूं बी की वैल्यू लार्ज है, एरो मैंने लगाई है, ठीक है, और नीचे मैं देखूं इसके अंदर तो बी की वैल्यू जो है थोड़ी स्मॉल हो गई है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन राइट अप कर देते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है। तो मैं लिख सकता हूं ये क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन के बीच में भाई, बिटवीन जो लीस्ट डेविएटेड अल्फा पार्टिकल है, लीस्ट डेविएटेड अल्फा पार्टिकल एंड जो हाईली डेविएटेड है, जो लीस्ट डेविएटेड और मैंने बताया हाईली डेविएटेड अल्फा पार्टिकल। और जो हाईली डेविएटेड है आप इसमें सीधा ये भी लिख सकते हो, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज सेंट्रल लाइन की बात हम कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इसको हमने किससे दिखा दिया है, स्मॉल बी से। अब इसका एक डायरेक्ट अपने पास रिजल्ट होता है, तो मैं उसको राइट करता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके ऊपर बनता है, तो आपने वो ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे, तो स्मॉल बी की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज 1/4 पाई एक्सएल नोट जेड ई स्क्वेयर कोट ऑफ थीटा ओवर 2, ठीक है ना। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जेड ई स्क्वेयर कोट थीटा बाई में 2 ओवर अपने पास क्या आता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको खोल के भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है अपने पास ये क्या कहलाएगी, इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है, ठीक है, बी 1/4 पाई एक्स नोट जेड ई स्क्वेयर कोट थीटा बाई 2 ओवर काइनेटिक एनर्जी। अब जो थीटा का और बी का रिलेशन है इसको चेक करते हैं। तो लास्ट स्लाइड पे वापस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब यदि हम बात करें, इधर हमने स्टार्टिंग में जो थीटा एंगल यहाँ पे था, अब इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ
तो यदि मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो एंगल है जो कि थीटा, यहाँ पे जो एंगल है इसको मैं थीटा डैश से दिखा देता हूँ। तो जो स्कैटरिंग एंगल पहले बना उससे ये एंगल क्या रहेगा, बिल्कुल बड़ा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम सेंट्रल लाइन के ऊपर जब चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि बी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इसको ही हम लिखेंगे अब यहाँ पर कि एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एज थीटा इंक्रीजेज इम्पैक्ट जो पैरामीटर है अपना, इम्पैक्ट पैरामीटर ये क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीजेज, ठीक है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीज होने से इसका सिग्निफिकेंस क्या आएगा अपने पास तो वो हम यहाँ पे कवर करते हैं कि क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। ये सवाल अपने पास है अभी कि सिग्निफिकेंस ऑफ, हम यहाँ पे देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अब इसको बिल्कुल आसान से इसको समझते हैं, वापस लास्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं इस वैल्यू को देखता हूँ तो b की वैल्यू लार्ज, तो इधर आता हूँ तो b की वैल्यू क्या हो रही है, अपने पास स्मॉल हो रही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही है कि जब b अपने पास लार्ज है तो हम कह सकते हैं कि जो रिपल्सिव फोर्स अल्फा पार्टिकल की जो बीम थी ऊपर, जो वन मैंने लाइन से दिखाया, उसके ऊपर क्या लगेगा, वीक फोर्स एक्सपीरियंस वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही सेकंड लाइन के ऊपर आते हैं तो उस केस के अंदर हमने क्या देखा कि b की वैल्यू कम हो गई। इसका मीनिंग है कि रिपल्सिव जो फोर्स उसके ऊपर लगाया किसने, न्यूक्लियस ने, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। सॉरी, जो रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर लगाया किसने भाई, न्यूक्लियस ने, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो रिपल्सिव फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, कम होती है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अभी यहाँ पे कि सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर कि व्हेन, तो इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख लेता हूँ कि व्हेन b, यदि b की वैल्यू लार्ज है अपने पास, तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम लिखेंगे विच मीन्स अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंसेस वीकर रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, वीक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो हमने यही बताना है इसके अंदर, यदि हम वन लाइन को सेंट्रल लाइन से कंपेयर करते हैं तो जो ऊपर ज़्यादा दूर से जा रही है तो उसके ऊपर वीक फोर्स लगा हुआ है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि b की वैल्यू जैसे ही कम होगी, ठीक है, व्हेन b, यदि अपने पास क्या होता है, स्मॉल, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, विच मीन्स अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रोंगर रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रोंगर रिपल्सिव फोर्स। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था, फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। अभी आगे चलते हैं और स्लाइड के अंदर रिकॉल करेंगे, फर्स्ट जो स्लाइड अपनी थी उसके ऊपर आते हैं। तो देखिए, मैं यदि पूछूं आपसे कि जो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन के ऊपर मूव कर रहा है उसके लिए b की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बनता है। तो उस केस में आप बताएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल यदि सेंट्रल लाइन के ऊपर है तो हम डिस्टेंस भी कहाँ से लेते हैं, सेंट्रल लाइन के ऊपर ही लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यही क्वेश्चन अपने पास था यहाँ पर
तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो हम राइट कर सकते हैं कि व्हेन अल्फा पार्टिकल मूविंग ऑन सेंट्रल लाइन, और यदि हम उसी के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू निकालते हैं तो उस केस में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 0। तो ये आप ऐसे लिख के बता सकते हो या फिर अपने एंगल से भी बता सकते हो, क्योंकि थीटा जो होगा रिटार्ड बैक होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो कोट 180/2 तो कोट 90 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाती है 0, इसीलिए b की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये तो इनकी बातें थी। अभी इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि लिमिटेशन क्या होंगी इसकी, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किन चीज़ों के बारे में रदरफोर्ड जो मॉडल है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिटेशन किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। तो पॉइंट भी मैं लिखता हूँ और एग्जाम में आपने सिर्फ पॉइंट को राइट करना है, और एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ तो उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें आता है कि भाई ये स्टेबिलिटी के बारे में, जो एटम की स्टेबिलिटी है उसके बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, या हम कह सकते हैं फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में। तो इस पॉइंट को मैं राइट करता हूँ यहाँ पे, हम लिख सकते हैं कि फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अभी इस पे ही आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये न्यूक्लियस बना लिया है, अब इसमें जो पोस्टुलेट्स बताए गए थे उसमें क्या बताया था कि ठीक है भाई जो अल्फा पार्टिकल है या जो इलेक्ट्रॉन थे मतलब इसमें एटम के अंदर, वो न्यूक्लियस के अबाउट क्या करते थे, रिवोल्व करते थे। तो यदि हम मान लें कि भाई न्यूक्लियस के अबाउट रिवोल्व करता है, तो जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करो या फिर मैक्सवेल की जो थ्योरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक्सेलरेट करता है न्यूक्लियस के अबाउट मूव करेगा, तो उस केस में वो गिर जाना चाहिए कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल भाई चलने का काम करता है तो हर बार वो रेडिएशंस एमिट करेगा। ठीक है, मान लीजिए वो, इनका मानना था कि जो वैज्ञानिक थे कि भाई ये स्पाइरल वे के अंदर चलते हुए फाइनली ये किसके अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने प्रोवाइड नहीं की थी कि यदि ये इलेक्ट्रॉन है और ये अपना क्या हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, तो फाइनली उसको लैंड अप करना चाहिए किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और रीजन क्या बताया उन्होंने कि भाई जब ये चार्ज पार्टिकल चलेगा तो इसका मीनिंग है कि वो कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा। ठीक है, और ये रेडिएशंस एक प्रकार से लॉस ऑफ एनर्जी के लिए काउंटर काम करती है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि वो EM रेज को एमिट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आप प्रोवाइड करोगे वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको समझना है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो एमिट करेगा, एमिट्स EM रेडिएशंस या EM रेज। ठीक है, एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है,
कि वो फाइनली कहाँ पे गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। और रीजन, क्योंकि उसकी सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, इस प्रोसेस के अंदर लूज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि एज इट लूजेज इट्स एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी का जो लिबरेशन है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये रेडिएशंस मैंने दिखाई हैं कि वो जब एक्सेलरेट करेगा तो क्या छोड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसका मीनिंग उसकी एनर्जी में लॉस हो रहा है और फाइनली वो स्पाइरल पाथ के ऊपर जाते हुए कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। बट ऐसा नहीं होता है, ये हम नेक्स्ट मॉडल के अंदर पढ़ेंगे, जो एक्सप्लेनेशन आगे मिलती है हमें बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर। तो सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हमने बात करी यहाँ पर, जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है इनके अकॉर्डिंग था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, बट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं होता है। जो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के लिए या और किसी एटम के अंदर ऑब्जर्व होता है, तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अपना डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन एटम, उसके बारे में भी इसने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी। तो ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन आती है यहाँ पे कि फेल्ड टू एक्सप्लेन about the discrete line spectrum of hydrogen atom। ठीक है, तो जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वेवलेंथ्स के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, तो ये कुछ सीरीज जो बोर एटॉमिक मॉडल ने बताई जाती हैं, यहाँ पर इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। ये रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है कि भाई जो एमिशन होगा तो उसके अंदर हमेशा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है, बट कंटिन्यूस नहीं होता है। वो कौन सा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये इसकी इसीलिए लिमिटेशन बन जाती है। तो अभी आज की क्लास में हमने जैसे स्टार्टिंग में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, इसी के अंदर जो फॉर्मूला हमने देखा और हमने इम्पैक्ट पैरामीटर हमने पढ़ा है। ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है, और सेकेंडली इसकी लिमिटेशन। तो अभी तक हम थॉमसन मॉडल, डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी थी वो, और इसकी लिमिटेशंस, अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपना था, और इसकी लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल कह दो भले सक इसको। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन हमने कवर कर ली है। अभी इस एटम वाले पार्ट के अंदर अपने पास सिर्फ एक मॉडल बचता है, और वो कौन सा है, बोर एटॉमिक मॉडल। तो उस मॉडल को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कैरी ऑन करेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर इतना ही। ओके, एंजॉय द लेक्चर।